गुड इवनिंग क्लास। राजनीति विज्ञान में हम लोग ये वाला पूरा पोर्शन देख लिए ना, स्वतंत्रता का अधिकार, समझ गए? नहीं अभी मतलब आर्टिकल 19 तक हमने पूरा देख लिया है कि आर्टिकल 19 से ए देख लिया, 19 एक बी देख लिया, सी देख लिया, डी देख लिया, ई देख लिया, और एफ में देखा हमने कि एफ को काट कर 300 का में डाल दिया गया है, और आर्टिकल 19 एक जी भी देखा गया। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया है, विथ केस के साथ देख लिया है। अब हमें क्या पढ़ने हैं? तो हम कहते हैं आज हमें पढ़ने आर्टिकल 20 पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? तो हम कहेंगे आर्टिकल 20 आज हम पढ़ेंगे, और आर्टिकल 20 की कहानी आज हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि आर्टिकल 20 में क्या क्या चीजें हैं और इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादातर क्या चीजें हैं या प्रॉब्लम क्या आती है पढ़ने में, ये सारी चीजें हमें समझनी है, ठीक है ना। जैसे अगर बात ये आती है, पहले ही अपने दिमाग से सोचो कि आर्टिकल 20 को भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में क्यों डाला होगा। पहला क्वेश्चन, जैसे हम कहते हैं ना अगर मान लो हमें कोई भी चीज पढ़नी हो तो हम आपको बता चुके हैं कि पढ़ने के लिए सबसे पहले एनालिसिस बहुत जरूरी है। समझिए कैसे हम चीजों का विश्लेषण करते हैं, सबसे पहले आपका फोकस इस पे होना चाहिए। मतलब बाद में क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा नहीं आएगा, इन सब चीजों पे बाद में जाते हैं। पहले आप सोचो कि अगर आप कोई चीज पढ़ने जा रहे हो तो कैसे आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले आप ये अपने आप से पूछो कि भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में आर्टिकल 20 डालने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया आपको पता है कि जैसे आपराधिक मामले भी बहुत ज्यादा हो रहे थे, उस समय पुलिस क्या करती थी, हमें गिरफ्तार कर लेती थी, जैसे मन चाहे तैसे ऐसे गिरफ्तार कर लेती थी। आपने सुना होगा एक काला अधिनियम आया था, मतलब काला कानून आया था जिसको हम बोलते थे रॉयलेट एक्ट बोलते थे। गांधी जी ने उसको काला कानून बोला था, नेहरू जी ने उसको बोला था ना दलील ना अपील, ऐसा कानून बोला था। तो उसमें क्या होता था, बिना किसी को इन्फॉर्म किए किसी को ऐसे गिरफ्तार कर लिया जाता था, और ज्यादा कुछ होने पे वो लोग काउंटर भी कर देते थे, मतलब इनकाउंटर भी कर देते थे। तो ये सारी चीजें क्या हुआ करती थी, उस समय हुआ करती थी, जिनकी वजह से पुलिस के पास ज्यादा से ज्यादा पावर आ गई थी। तो भीमराव अंबेडकर को समझ में आया ये तो गलत चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने क्या बनाया, जब संविधान लिखा जा रहा था तो उन्होंने क्या बना दिया, आर्टिकल 20 बना दिया। अब आर्टिकल 20 में क्या है, तो हम कहते हैं आर्टिकल 20 में अपराधों से सुरक्षा है। किससे सुरक्षा है? तो हम कहेंगे अपराधों से सुरक्षा है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, अपराध से सुरक्षा। क्या लिखेंगे यहां पर, अपराध से सुरक्षा, या एक शब्द और लिख सकते हो संरक्षण। समझ गए? ये एक शब्द आप लिख सकते हो कि अपराध से सुरक्षा या अपराध से संरक्षण। टेंशन मत लेना, अपराध क्या होते हैं ये भी आपको एकदम पूरा बढ़िया से समझाएगा। कोई भी ऐसा इसमें नहीं होगा कि मतलब आपको ऐसे सस्पेक्ट में छोड़ दूंगा ताकि आप जाओ घर पे आप परेशान हुआ, मतलब कि एकदम पूरा परेशान रहो, सर ये नहीं समझ में वो नहीं समझ में, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक ना। तो बाबू अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, तो हम कहते हैं इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। अब देखो अगर यहां पर मैंने लिख दिया प्रोटेक्शन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये संरक्षण की बात करेगा, लेकिन ये किससे संरक्षण की बात करेगा, तो हम कहेंगे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, समझिए कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। क्या लिखोगे, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, समझ गए, कन्विक्शन, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ये बाबू अंग्रेजी है, ये सी है, बना सी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। क्या कह रहा है ये, प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है संरक्षण दे रहा है बाबू। बताओ किसके रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब होता है बाबू अपराध। क्या होता है ये, अपराधी होता है, सॉरी अपराधी। और इसका मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं ये होता है बाबू अत्याचार, बोलो चाहे इसको हम क्या बोलते हैं, अपराध बोलते हैं। समझ गए? ये क्या दे रहा है, मतलब अपराधी को अपराध, मतलब अपराधी को अपराध से क्या दे रहा है, संरक्षण दे रहा है। कैसे दे रहा है, तो अभी आपको ये दिमाग में आप बात आ रही है कैसे अपराधी को कैसे संरक्षण दिया जा रहा है। ये बात वही बोल रहा है, हिंदी में यही चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं कि यहाँ पर केवल लिखा अपराध से सुरक्षा। तो किसकी अपराध से सुरक्षा होगा, ये अपराधी की तो होगी। अंग्रेजी में वही बात पूरी लिखी जाती है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ये क्या कह रहा है
कि अपराधी को अपराध से क्या दिया जाएगा, इसमें संरक्षण दिया जाएगा। अभी एक और आएगा आर्टिकल 22 आएगा, तो वहां आपको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाएगा। यहां अपराध से संरक्षण, वहां गिरफ्तारी से संरक्षण। समझ गए? अभी ये पढ़ो, फिर कल या परसों तक हम उसको भी पढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बात आप बढ़िया अपने दिमाग में पहले रख लो। आपसे पूछेगा बताओ अपराध से सुरक्षा कहां पर दी गई है, किस अनुच्छेद में दी गई है, या अपराध से संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया, तो आपको तुरंत बताना है कि यह दिया गया है आर्टिकल 20 में दिया गया है। आर्टिकल 20 की कुछ खास बातें भी हैं। समझ गए? आर्टिकल 20 की क्या है, कुछ खास बातें हैं। तो हम कहते हैं भैया आर्टिकल 20 की पहली खास बात क्या है, समझ गए? तो हम यहां पर लिखेंगे कि मतलब कुछ इसकी विशेषता लिख लेते हैं। विशेषता, आर्टिकल 20 की विशेषता क्या है? आर्टिकल 20 की विशेषता देखो ये है कि ये जो मतलब ये जो आर्टिकल होता है ये केवल किसके लिए है, हम कहेंगे ये आपराधिक कानूनों के लिए केवल लागू होता है। और आपराधिक कानून क्या होते हैं सब बताऊंगा। समझ गए? आज यहां पर मैं आपको आपराधिक कानून, सिविल कानून सब बता दूंगा। समझ गए? इसी आर्टिकल में, ताकि आपको कहीं अलग से ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े कि ये बताओ आपराधिक कानून क्या होते हैं, ये सिविल कानून। क्योंकि देखो हम एक यूट्यूबर नहीं है कि मतलब मैं आपको एक एक चीज अलग अलग से पढ़ाऊंगा कि यहाँ आपको बताऊंगा देखो ये क्रिमिनल लॉ है, देखो ये आपका मतलब सिविल लॉ है। ये बाबू क्या होता है, वीडियो को प्रमोट करने के लिए लोग छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं ताकि आपको गुमराह कर सके। समझ गए? अगर मैं आपको यहाँ पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो पॉलिटी में जो जो टर्म्स आएंगे उन टर्म्स को मैं यहाँ पर क्लियर करके बताऊंगा कि आपको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए। समझ गए? कैसे वन वर्ड को लिंक करेंगे दूसरे वर्ड से, या कैसे हम एक सेंटेंस को लिंक करेंगे दूसरे सेंटेंस से। समझ गए? हम कोई प्रमोटर नहीं है कि मतलब आपको प्रमोट करेंगे, रील बनवा देंगे, चलो भैया रील बनवा दिए आप पूरा वायरल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदा यहाँ आएगा पढ़ेगा उसको एकदम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी। कैसे चीजों में एनालिसिस की जाती है उसको ये समझ में आएगा, कैसे चीजें होती है उसको ये समझ में आएगा। अगर आपको एक भी वीडियो में एक भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप केवल बताइएगा सर ये चीज समझ में नहीं आई, उसको मैं 1 घंटे में समझाऊंगा आपको, लेकिन समझाऊंगा जरूर समझाऊंगा। समझ गए? पहले आप वीडियो को पकड़ के देखिए तो सही। समझ गए? आप लोग क्या करते हैं, देखते ही नहीं वीडियो सही से। जब नहीं देखोगे बाबू ऐसे गुमराह रहोगे। समझ गए? सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है। अगर 100, अब मान के चलो कि अगर 100 सीट आई है तो 100 सीट के लिए कम से कम 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और 100 लोग वो सिलेक्ट होते हैं जो लोग विधिवत पढ़े हैं। और जो लोग ये 10 मिनट 5 मिनट में मूल अधिकार खत्म कर रहे हैं ना, ये आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको खत्म कर रहे हैं। समझ गए? 12-12 घंटे का मैराथन लेके आते हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं। 12 घंटे में अगर आप 12 घंटे बैठ के देखोगे, आपका जो दिमाग का लेवल होता है एक घंटे से ज्यादा का नहीं होता। 1 घंटे से ज्यादा अगर बैठ के आप देखोगे चीजों को तो आप बताओ क्या समझे आप। उसके बाद आपका दिमाग कुछ एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है तो आप पागल झूठे बने हो। समझ गए? इनसे मिलता जुलता कुछ नहीं है, केवल इनका व्यूज आता है और आप बर्बाद हो रहे हो। और इनको भी ये भी नहीं समझाया जा सकता कि बच्चों के साथ आप खेलिए मत, बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलिए, बच्चों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। समझ गए? बच्चों का इतना टाइम कीमती होता है कि बेचारा वो पता नहीं कहां से खुद टाइम मैनेज करके आपका वीडियो देख रहा है, 12 घंटे मैनेज कर रहा है वो। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि बताओ उससे क्या कर लोगे आप, क्यों करते हैं ऐसा। अगर इनके मैराथन में इतना जबरदस्त क्वालिटी है तो वही 2-3 महीने पहले ला के दे दे ताकि पूरा बच्चा रट ले। ऐसा कोई पढ़ पा रहा है? कोई नहीं पढ़ पाता बाबू, ऐसा होता भी नहीं है। याद रखे रहना, आपको 12 तक पढ़ने के लिए 12 साल लगा दिए हो। अब बाकी जिंदगी आपकी 20 साल के बाद की पूरी जिंदगी नौकरी पे टिकी है। मतलब उसके बाद आपका कम से कम अभी 40 साल है, 60 साल अभी एवरेज मान लेता हूं, तभी 40 साल बची है। 40 साल आपके शिक्षा पर डिपेंड करेगी, तो कम से कम आपको भैया यहाँ पर 1 साल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए आप मेहनत अगर से नहीं करोगे तो आप पक्का यहां से वापस नहीं जा पाओगे, इतना बता दे रहा हूं। इसलिए विधिवत पढ़ाई करो, हर कॉन्सेप्ट से पढ़ो, तभी चीजें वहां पर पेपर में कर पाओगे, नहीं तो वहां आप कर भी नहीं पाओगे। इतनी सरल चीजें नहीं आती हैं अब। समझ गए? मैं भी मानता हूं कुछ क्वेश्चन ऊपर से ऊपर पूछे जाते हैं, लेकिन कभी भी जो ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखकर तैयारी नहीं की जाती है। समझ गए? चलो आगे आते हैं। पहले अब देखो क्या बोला है, इसकी विशेषता में क्या लिखोगे भैया। पहली विशेषता ये लिखोगे, यह केवल
यह केवल आपराधिक आपराधिक कानूनों पर लागू होता है, लागू होता है। बस इतना लिखना था आपको। मैं ये बताऊंगा कि ये आपराधिक कानून क्या होते हैं, अभी केवल आपको लिखना है कि यह केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, समझ गए। तो सर दूसरा इसका क्या खास बात है, तो हम कहेंगे भैया देखो दूसरी इसकी खास बात है, यह जो है यह यह अनुच्छेद, ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि अनुच्छेद है तो अनुच्छेद लिखेंगे भैया। यह अनुच्छेद, यह अनुच्छेद आपातकाल में भी, आपातकाल में भी लागू रहता है, लागू रहता है। मतलब आपातकाल के समय या इमरजेंसी के दौरान ये जो अनुच्छेद होता है ये सस्पेंड नहीं होता, इसको सस्पेंड नहीं, मतलब ये निरस्त नहीं किया जा सकता, समझ गए। तो मतलब हम कहेंगे भैया आपातकाल के दौरान ये कभी कभी पूछ लेता है, बताओ इनमें से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो आपातकाल के समय भी निरस्त नहीं होता है, तो उनमें एक तो अनुच्छेद आप आज पा गए, वो कौन सा अनुच्छेद है बाबू, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 20 है, समझ गए। अनुच्छेद 20 जो होता है आपातकाल में भी ये लागू रहता है, ये आपातकाल के समय निरस्त नहीं होता है। एकदम भर लो दिमाग में, आपातकाल के समय ये निरस्त नहीं होता है भैया, बढ़िया दिमाग में भर लो भर लो भर लो बढ़िया से। तीसरी इसकी विशेषता क्या है बाबू, तो हम कहते हैं जो तीसरी इसकी विशेषता है, तीसरी विशेषता ये है कि अभी तक हमने आर्टिकल या मूल अधिकार देख रहे थे, ये केवल भारतीयों के लिए वैलिड थे, लेकिन जो तीसरी विशेषता इसकी है ये विदेशियों के लिए भी लागू होता है, समझ गए। तो ये वाला अनुच्छेद किसके लिए बाबू, तो हम कहेंगे यह अनुच्छेद, यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों, भारतीय नागरिकों, भारतीय नागरिकों के साथ 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 विदेशी विदेशी नागरिकों की नागरिकों के लिए भी, समझ गए भैया, समझ गए भैया, एकदम बढ़िया समझ गए। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू रहेगा, या मतलब विदेशी नागरिकों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीयों के लिए है, कि अगर कोई भी भारतीय अपराध कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, इससे संरक्षण पा सकता है, ऐसा नहीं है, समझ गए। विदेशी भी अगर होगा तो उसको भी संरक्षण मिलेगा, भारतीय भी अगर होगा तो उसको भी संरक्षण मिलेगा। अच्छा सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये जो विदेशी होते हैं ये कौन है बाबू, इसके लिए आप क्या करना, जो पीछे वाले लेक्चर से ना जहां पर मैं आपको नागरिकता पढ़ा रखा हूं वहां आप जाएंगे तो नागरिकता जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां पर क्लियर कर दी गई हैं कि विदेशी किसको बोला जाता है और भारत के नागरिक किसको बोला जाता है, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये आपको चीजें करनी पड़ेंगी, अगर भैया आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आप आलसी हो, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो हम कहां पर पहुंच गए, तो इसकी जो विशेषताएं थी हमने देख लिया, कौन कौन सी इसकी विशेषता थी, हम कहेंगे ये केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है, समझ गए। और बाबू ये आपातकाल के समय में ये निरस्त नहीं होता है। फिर हमने देखा कि यह जो अनुच्छेद होता है ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के ऊपर भी लागू रहेगा, समझ गए। इसमें जो बातें लिखी गई हैं कि अगर मान लो कि कोई भारतीय अपराध करता है तो जितना संरक्षण उसको मिल रहा है उतना ही संरक्षण विदेशी नागरिकों को अपराध करने पर मिलेगा। ये चीजें यहां पर आपको मेंशन कर लेनी, ये इसकी विशेषता थी, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हमें समझने है कि ये आपराधिक कानून होता क्या है, बाकी और इसमें कोई भी चीज अगर से आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, बता दूंगा उसको भी, ऐसा कुछ वर्ड लिखा ही नहीं समझ में आएगा आपको, समझ गए। अब हम चलते हैं, ये जो आपराधिक कानून होते हैं इनको हम कैरेक्टराइज करेंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए। हटा देते हैं पहले इनको,
देखो सबसे पहले जो कानून बनाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं लॉ, इनको हम क्या बोलते हैं? कानून बोलते हैं। इनको हम दो तरीके से ऐसे बांट देते हैं, दो तरीके से ऐसे बांट देते हैं। कानून क्या होते हैं? ऐसे दो तरीके से बांट देते हैं। एक को हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ, क्या बोलते हैं इसको? क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। और एक को हम बोलते हैं सिविल लॉ, सिविल लॉ बोलेंगे एक को। अब ये जो क्रिमिनल लॉ होते हैं इनको हिंदी में बोला जाता है आपराधिक, आपराधिक कानून बोला जाता है, आपराधिक कानून बोला जाता है इनको। और इनको जो होता है इनको हम क्या बोलते हैं? सही में इनको हम बोलते हैं नागरिक कानून, नागरिक कानून बोलते हैं इनको, समझ गए? और इन्हीं को और एक शब्द दिया जाता है दीवानी, दीवानी कानून भी इनको कहते हैं। और इनको एक और नाम देते हैं फौजदारी, फौजदारी का। अब आप समझ गए होंगे। नाम तो ऐसे हमने कहा, ये बहुत बढ़िया समझ लेने हैं। हमने कहा सिविल लॉ मतलब नागरिक लॉ या दीवानी लॉ, समझ गए? एक हमने कहा क्रिमिनल लॉ या इसी को हम हिंदी में कहते हैं आपराधिक और या फौजदारी कानून बोलते हैं। सर अब ये सब सारी चीजें क्या हैं, इतना आप क्यों बता रहे हो? इतना वो बताने के पीछे कारण भी है, इसीलिए बता रहा हूं। पहले आप बढ़िया से समझो कि दोनों चीजें क्या हैं। अगर कहीं पर क्रिमिनल लॉ होगा तो ये पक्का है समाज के खिलाफ होगा या राज्य के खिलाफ होगा। समझिए कि नहीं समझिए? मैंने क्या बोला? अच्छा सर राज्य नहीं समझ में आ रहा, राज्य क्या होता है, समाज क्या होता है? बाबू आपको इतना पता होना चाहिए, वरना ये जो राज्य होता है जिसके पास कुछ सरकारी शक्ति होती है उसको राज्य कहते हैं। और समाज के बारे में अगर आपको पता करना होगा तो समाज एक बहुत बड़ा ही डिफिनेशन है। समाज का मतलब जैसे मान लो कि एक पूरा का पूरा आपका ग्रुप, पूरा का पूरा गांव एक समाज कहलाएगा। अब गांव में जो जो प्रथाएं हैं, अब आप उन प्रथाओं को नहीं फॉलो करके वहां पर कुछ और फॉलो कर रहे हो तो ये आप समाज के खिलाफ चले गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो पहले हमें क्या करने हैं, पहले हमें राज्य वाला समझ लेना बढ़िया से बस। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि मतलब जो भी कानून, समझ गए क्या कह रहा है, जो भी मतलब जैसे हमने कहा लॉ क्या होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होता है और एक सिविल लॉ होता है। अभी इतना ही पढ़ने हैं, बाद में तो ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, समझ गए, ये सब लॉ भी पढ़ने हैं, अभी छोड़ो उनको। अभी हमें जो अभी यूज करने हैं अभी केवल इनके बारे में पढ़ने हैं। एक हम क्या पढ़ेंगे, आपराधिक कानून, और एक हम पढ़ेंगे सिविल वाले। समझ गए कि नहीं समझ गए? दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर ये कोई कहेगा ये बताओ किस पर क्रिमिनल लॉ लगता है, किसके ऊपर क्रिमिनल लॉ लगता है, तो हम कहते हैं जब कोई व्यक्ति समाज या राज्य के खिलाफ हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉ लगाए जाते हैं। तो बाबू यहां क्या बोलोगे? हम कहेंगे समाज या राज्य के खिलाफ, राज्य के खिलाफ किए गए अपराधों पर आपराधिक कानून लगता है। क्या कह रहा है ये? इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लो कि भैया आपने चोरी कर लिया, समझ गए? अब अगर चोरी आप कर रहे हो तो समाज के खिलाफ कर रहे हो काम, तो वहां पर जो भी कानून बनाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपराधिक कानून बोलेंगे। समझ गए? चोरी से बचाने के लिए जो कानून, आप देखो कानून क्या होता है, कानून आपकी रक्षा करता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। कानून आपकी क्या करता है, रक्षा करता है। अच्छा चलो मान लेते हैं कानून आपकी रक्षा करता है। तो यहां पर क्या कर रहा है, समाज या राज्य के खिलाफ किए गए अपराधों पर आपराधिक कानून लगता है। क्या कह रहा है ये? मतलब ये आपको समझा रहा है कि देखो आपराधिक कानून कहां पर लगेंगे, जब ये राज्य के खिलाफ होगा या तो समाज के खिलाफ होगा। जैसे मैंने कहा कि चलो मैंने चोरी का ले लिया, चोरी। अब ये आप कहोगे भैया, आप कहोगे चोरी जो है ये समाज के खिलाफ है। चोरी क्या है,
समाज के खिलाफ है। अगर ये चोरी समाज के खिलाफ है तो आपको पता है पुलिस आएगी, पुलिस इनको पकड़ेगी और पकड़ने के बाद इनको थाने ले जाएगी। तो वहां पर इनको मतलब समाज को चोरी से बचाने के लिए जो कानून बनाया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपराधिक कानून बनाते हैं या आपराधिक कानून बोलते हैं। आपराधिक कानून समझ में आ जाएगा अभी आपको। तो इसमें कौन कौन से केस ऐसे आते हैं, कौन कौन से कांड ऐसे आते हैं कि जिनके ऊपर आपराधिक कानून लगता है, और जब जिनके ऊपर आपराधिक कानून लग जाता है तो इसी कानून से उनको रक्षा करने, मतलब भैया तब वो अपराधी हो जाएंगे, और जब अपराधी हो जाएंगे तो उनको चाहिए संरक्षण। तो उनको संरक्षण कौन देता है, तो इसका मतलब ये हुआ आपराधिक कानूनों से संरक्षण कौन देगा, आर्टिकल 20 देगा। अभी सर नहीं समझ में, कुछ बातें घूम चुकी है दिमाग में, अब एकदम बढ़िया समझो। जैसे मान लो आपराधिक कानून क्या है, हम कहते हैं ये आपराधिक कानून क्या करता है, हमें देखो जब हम राज्य या समाज के खिलाफ कोई अपराध कर देते हैं, समझ गए, तब उसके ऊपर लग जाता है आपराधिक कानून। जैसे मान लो कि कोई चोर था, इसने कर ली चोरी। अब चोरी जो हुआ है ये क्या है, तो हम कहेंगे ये अपराध है। और ये किस प्रकार का अपराध है, तो हम कहेंगे भैया अगर ये अपराध है तो इसके लिए क्या बनाए गए हैं, आपराधिक कानून बनाए गए हैं। अब इसके ऊपर थोप दिया जाएगा आपराधिक कानून, और जब इसके ऊपर आपराधिक कानून ठोक दिया गया तो ये क्या करेगा, अपने आप को वहां से डिफेंस करेगा, बचाएगा कि हम कैसे आपराधिक कानून से बच पाए। और जैसे ही अपने आप को आपराधिक कानून से बचाएगा तो ये कौन आर्टिकल इसको बचा रहा है, तो हम कहते हैं आर्टिकल 20 बचा रहा है इसको। अगर उसने चोरी की है, समझ गए, अगर वो चोरी किया है तो उसको कौन बचा रहा है, आर्टिकल 20 बचा रहा है, समझ गए। वरना पुलिस क्या करेगी, इसके ऊपर चार्जशीट दायर करेगी, FIR करेगी, दुनिया भर का इसके ऊपर ब्लेम करके इसको ठोक देगी, ले जाके जेल में बंद कर देगी, बेचारा ये बोल भी नहीं पाएगा। खैर जो चोर होता है वो बेचारा नहीं होता है, मैं ऐसे ही बोल दिया, ठीक ना। चोर और बेचारे थोड़ी होते हैं, इनको और पीटना चाहिए। लेकिन अपना संविधान लचीला है, समझ गए। तो संविधान की भाषा में इनको संरक्षण दिया गया, क्योंकि देखो कई जगहों पर क्या होते हैं, अगर ये संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो पुलिस क्या करेगी, मनमानी काम करेगी। तो वहां पर किसी के ऊपर भी ऐसे चोरी का केस, धोखाधड़ी का केस, ये दुनिया भर का उसके ऊपर केस ठोक के उसकी कहानी खत्म कर देगा। इसीलिए आर्टिकल 20 का होना बहुत ही जरूरी है, वरना राज्य के पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगा। और ये राज्य के पास अगर अनलिमिटेड पावर ना आए, इसके लिए कौन आता है, कहता चलो आर्टिकल 20 आ गया, समझ गए। आर्टिकल 20 आके उसके ऊपर लिमिट लगा देता है। अगर यही आर्टिकल 20 ना होता तो राज्य के पास क्या होता, मतलब पुलिस के पास क्या होते, अनलिमिटेड पावर होते, समझ गए। तो पुलिस की पावर को ये क्या कर रहा है, रोक रहा है। ये बात आप रख लेना दिमाग में। ये भी पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य की शक्तियों को कम करता है, तो अपने दिमाग में भर के रख लेना कि आर्टिकल 20। आर्टिकल 22 भी आएगा, एक ही देगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। बढ़िया सर, बढ़िया समझो बढ़िया से। अब हम आगे क्या करते हैं, आगे और सर इसमें केस क्या क्या आएंगे, तो हम कहेंगे देखो इसमें कौन कौन से केस आते हैं। तो पहली बात तो आपको याद रखना है, चोरी आती है, चोरी आती है, चलो मान लिए। धोखाधड़ी आता है, धोखाधड़ी इसमें आता है, समझिए, जिसको हम फ्रॉड बोलते हैं। फ्रॉड लिख देते हैं, ये फ्रॉड भी लिख देते हैं क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ना फ्रॉड। रेप आता है इसमें, रेप, समझिए। मर्डर आता है इसमें, मर्डर आता है इसमें, समझ गए। जो बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, समझ गए, ये सारे के सारे अपराध किसमें जाते हैं, तो हम कहते हैं सारे के ऊपर कौन सा कानून लगेगा बाबू, तो आप कहोगे ये क्रिमिनल लॉ लगेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। अच्छा मान लो कि किसी ने, अच्छा मर्डर तो लिख दिया था, हत्या तो हो गई ना, चलो लिख देता हूं, हत्या भी लिख देता हूं, क्योंकि भाई ये साइंस है। हत्या में कुछ और ही आ जाता है, मर्डर में गोली मार दिया, हत्या में जब काट उठ के मारा जाता है तो उसको बोलते हैं हत्या, समझ गए। अच्छा ये पॉइंट आप समझ गए। इत्यादि चीज यहां पर लिख सकते हो, एटसेट्रा लिख देते हैं, इतनी चीजें होती हैं। पहले आप समझो, अगर चोरी का केस होगा तो उसको उस पर कौन सा कानून लगता है, क्रिमिनल लॉ। धोखाधड़ी होगा तो कौन सा लगेगा, क्रिमिनल लॉ। फ्रॉड वाला कोई केस होगा तो क्रिमिनल लॉ। फ्रॉड का मतलब मान लो कि आपके पास कोई कॉल आया, समझ गए, और कह रहा है कि भैया आप इतना पैसा क्या करो मेरे अकाउंट में, मतलब
आपको बेवकूफ बना रहा है कि आपके नंबर पे एक ओटीपी गया है, ऐसा ऐसा दुनियादारी करके वो आपको बेवकूफ बना रहा है। और वही ओटीपी बता दीजिए, हम बैंक से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं, तो आपको लगे अरे मेरा बैंक खराब हो रहा है क्या, मेरा बैंक का अकाउंट बंद होने वाला है क्या, तो आप ओटीपी बता देंगे और आपके अकाउंट से सारे पैसे कट जाएंगे। तो उस ये भी किस प्रकार का अपराध हुआ बाबू? अगर इसको मतलब इसके ऊपर कौन सा कानून लगेगा? आपराधिक कानून लगेगा। समझ गए? मैं आपको बताता हूं अभी और समझाऊंगा इसको। इसमें याद रखे रहना कि राज्य जरूर इन्वॉल्व होगा। इसमें कौन इन्वॉल्व जरूर होगा? राज्य जरूर इन्वॉल्व होगा। कहने का मतलब जो मर्डर करेगा एक वो होगा, समझ गए? अगर या जो चोरी करेगा एक वो होगा, या जो धोखाधड़ी करेगा एक वो होगा, या जो रेपिस्ट होगा, जो रेप ओप करेगा एक वो होगा। मतलब एक वो व्यक्ति होगा जिसके ऊपर ये अपराध वाला चीज लग रहा है, और एक इसमें राज्य होगी यानी पुलिस होगा। समझ गए? तो हम कहते हैं भैया चलो ये मैंने माना, ये कौन है? तो हम कहते हैं ये मैंने माना ये पुलिस है, ये पुलिस है। बेल्ट उल्ट लगा देता हूं इसका, देखो ये पुलिस है, इसके कैप भी बना देता हूं। समझ गए? ये पुलिस है, और ये मान लेता हूं कि ये कौन है? चोर है। चोर को ऐसा बना देता है, चोर लगे भी चोर देखने में। समझ गए? ये चोर है। अब पुलिस इसको क्या कर ली है? पकड़ ली है। तो यहां आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर एक चोर होता है और एक क्या होता है? पुलिस होता है। पुलिस क्या करेगा? इस चोर को गिरफ्तार करेगा। मतलब नीचे ना जाए, ठीक है। अब ये पुलिस क्या करेगी? इस चोर को गिरफ्तार करेगी और इससे पूछेगी बाबू तुमने चोरी क्यों की? तो ये कहेगा मैंने चोरी नहीं की है, झूठ बोलेगा ये, क्योंकि इसको झूठ बोलने का ना लाइसेंस प्राप्त है। कहां से? अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 से, क्योंकि ये सच ना बोल सकता। समझ गए? ये झूठ बोलेगा। समझ गए? ये कहेगा भैया हम नहीं चोरी किए हैं। जैसे आज के समय में अगर घर में कुछ कोई सामान रखा हो बढ़िया और फ्रिज में से जाके निकाल के खा लो, फिर वहां मम्मी आती, मम्मी पूछती हैं सबसे ये बताओ कौन खाया, तो आप लोग कहते हो मैं नहीं खाया, मैं नहीं खाया, और उसमें से ही तीन जो आपके 3-4 भाई बहन है उनमें से एक खाया होगा, वो भी कहेगा मैं भी नहीं खाया, क्योंकि जो खाया होगा उसको क्या पड़ेगी भैया, तो वो पढ़ने की डर से क्या कहता है कि मैं नहीं खाया हूं। ऐसे ही अपराधों में भी होता है कि जब ये पुलिस चोर को पकड़ लेता है तो चोर कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है सर, तो कहेगा अगर तूने चोरी नहीं की तो किसने की है? तो ये बोलेगा मैं क्या जानूं। समझ गए? मैं क्या जानूं, अरे वो वाला जानू नहीं, ना जानने वाला जानू। समझ गए कि नहीं? तो ये सारी चीजें ये कहेगा। समझ गए? क्योंकि इसके पास क्या है? लाइसेंस मिला हुआ है, इसके पास अधिकार मिला हुआ है। समझ गए? और कौन सा अधिकार? तो हम कहेंगे झूठ बोलने का अधिकार। समझ गए? ये चुप भी रह सकता है, अगर पुलिस इससे पूछ रही है कि तुमने चोरी क्यों किया है, तो ये ऐसे शांत भी रह सकता है। समझ गए? पुलिस ऐसे बुलवाती रहे बोलो बोलो बोलो, वो नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको अधिकार है कि वो ना बोले। समझ गए? रिमेन साइलेंट। सब आएंगे, ये चुप रह सकता है। समझ गए? इसको जबरदस्ती आप ये भी नहीं करवा सकते कि तुम अपना गुनाह कबूल करो, कुछ नहीं कर सकते। ये क्यों? क्योंकि इसको संरक्षण प्राप्त है। आई होप मतलब मुझे ये लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं आपराधिक कानून, क्योंकि अभी वहां चलेंगे तो फिर भी यही सब सारी चीजें आएंगी। तो ये बताओ, अगर कोई आपसे पूछेगा बताओ आपराधिक कानून कहां पर लगेंगे, तो बता देना चोरी पर, धोखाधड़ी पर, फ्रॉड पर, रेप पर, मर्डर पर, हत्या पर, ऐसे सब केसों पर क्या लगेगा? तो हम कहेंगे आपराधिक कानून लगेगा। और आपराधिक कानून से रक्षा कौन करेगा? तो आप कहोगे आर्टिकल 20 करेगा। और कौन करेगा? समझ गए? दूसरे नंबर पे आपको याद होना चाहिए कि यहां पर बाबू पुलिस जरूर होगी। ये बात याद रखनी है कि यहां पर पुलिस इन्वॉल्व जरूर रहती है। समझ गए? कहने का मतलब यहां पर राज्य जरूर इन्वॉल्व रहेगा, चाहे कोई रहे चाहे ना रहे, लेकिन यहां पर राज्य जरूर इन्वॉल्व रहेगा। राज्य रहेगा और चोर रहेगा। मतलब ये जो चोर होता है ना, चोर होता है ना, इसको अभी हम चोर नहीं कहेंगे, सब क्या कहेंगे? इसके लिए एक वर्ड आता है अक्यूज्ड। कौन सा वर्ड आता है? अक्यूज्ड।
और अक्यूज्ड को हिंदी में कहते हैं अभियुक्त। अभी इस वर्ड को बढ़िया से बताऊंगा आपको, अभी केवल पढ़ लो बढ़िया से बस। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अक्यूज्ड और हिंदी में इसको बोलते हैं अभियुक्त। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? अभियुक्त बोलेंगे। अच्छा, आगे थोड़ा से हम इसके बारे में चढ़ते हैं, अभी यहीं से फिर से उठाऊंगा। अभी आता है नागरिक कानून, या इसी को बोलते हैं दीवानी कानून। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्तिगत मामला होता है। समझ गए? यहां पर क्या होते हैं? व्यक्तिगत मामले होते हैं भैया, व्यक्तिगत मामले होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? व्यक्तिगत मामले का मतलब ये हुआ कि इसमें दो लोग होंगे, जैसे भैया देखो, एक लोग ये हो गए, समझ गए, और एक लोग ये हो गए। समझ गए? एक लोग ये हो गए, एक लोग ये हो गए। बढ़िया बाल और बढ़िया से झाड़ लिए, बढ़िया से, समझ गए, बाल और बढ़िया से झाड़ लिए, और ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। ये इसको गाली दे रहा है, ये इसको गाली दे रहा है। समझ गए? ये क्या कर रहा है? इसको गाली दे रहा है, ये इसको गाली दे रहा है। दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? ये व्यक्तिगत है। यहां पर पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर कोई भी राज्य इन्वॉल्व नहीं है। यहां पर दो लोग, दो व्यक्ति पर्सनल रूप से क्या कर रहे हैं? झगड़े कर रहे हैं। समझ गए? तो यहां पर जब भी कोई कानून बनाया जाएगा ताकि ये दोनों लोग झगड़ा ना करें, ये दोनों लोग आपस में लड़े उड़े ना, तो यहां पर जो भी कानून आएगा, कौन सा कानून आएगा? तो हम कहते हैं सिविल लॉ लगेगा, या यहां पर दीवानी कानून बनाया जाएगा। जैसे मान लो कि किसी का खेत है, एक लोगों का खेत इस साइड है, एक लोगों का खेत इस साइड है, तो आपने गांव में नाम सुना होगा मेड़कटवा, सुने हो ना, मेड़कटवा। तो यहां पर हम क्या सुनते हैं? तो ये क्या करता है? एक लोग जो होते हैं इस मेड़ को काटकर यहां पर मेड़ बना देते हैं। तो यह जो इधर वाला जमीन होगा तो क्या करेगा? बवाल करेगा। तो जब इधर वाला बवाल करेगा, कहेगा कि भैया, ये कहेगा कि नहीं मेरा, ये वाला क्या कहेगा? कहेगा मेरा यहां तक था और तुमने क्या कर दिया? तुमने अपनी मेड़ को इधर लाके रख दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जो जमीनी विवाद होते हैं, जो जमीन का विवाद होता है, उसको हम कहां पर भैया, कौन से, उसके लिए कौन सा कानून बनाया गया है? दीवानी कानून बनाया गया है। तो भैया जो आर्टिकल 20 होता है ना, ये दीवानी कानून से आपकी रक्षा नहीं करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? यही आपको समझना है कि जो दीवानी कानून होता है, इससे आर्टिकल 20 आपकी रक्षा नहीं करेगा। अगर आपका मेड़ फंसा है, दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, तो यहां पर दीवानी कानून काम करता है, यहां पर क्रिमिनल लॉ नहीं लगता है। और यहां पर याद रखना है, क्रिमिनल का मतलब होता है, मतलब क्राइम का मतलब होता है अपराध। ये बना है क्राइम से, बना है क्रिमिनल। तो आपको रखना है कि जो अपराध जिसमें आ जाते हैं उसको हम क्रिमिनल बोलते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? और यहां देखो बना है सिविल। सिविल का मतलब क्या होता है? नागरिक। और जहां पर नागरिक वाला लग जाता है, कहने का मतलब वहां पर दो लोग इन्वॉल्व होंगे, यहां पर राज्य इन्वॉल्व नहीं होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी राज्य वाला नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, अभी समझ में आएगा सब। समझ गए? जैसे इसमें हमने कहा ये, अच्छा मान लो कि आपने कहा कि शादी है किसी की, और शादी हो गई भैया, तो हम कहेंगे शादी में थोड़ा से मतलब अनबन हुई बाद में, और वहां पर क्या हो गए? तलाक हो गए। समझ गए? तलाक का मतलब डाइवोर्स हो गया। और जब डाइवोर्स हो रहा है तो वहां पर कौन से कानून बनाए जाएंगे? आप कहेंगे यहां पर डाइवोर्स दो लोगों के बीच में हो रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की, शादी के बाद उनको आदमी कहते हैं, तो एक आदमी और एक औरत के बीच में हुआ। समझ गए? जब ये दो लोगों के बीच में हो रहा तो यहां पर क्या बोलोगे आप? कहोगे यहां पर दीवानी कानून बनाए जाएंगे। तलाक के लिए कौन सा कानून होता है? दीवानी कानून बनाया जाएगा। यहां पर आर्टिकल 20 नहीं लागू होगा। आर्टिकल 20 केवल कहां पर लगता है? तो हम कहते हैं आपराधिक कानूनों पर लगता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपराधिक कानून क्या होते हैं, तब भी बता देना। और अगर आपसे पूछे कि बताओ तलाक में कौन सा कानून लगेगा, क्रिमिनल लॉ लगेगा, ये हमारी रक्षा करेगा, तो आप कहोगे कि नहीं, आर्टिकल 20 जो होता है तलाक में रक्षा नहीं करेगा, आर्टिकल 20 मेड़ों की रक्षा नहीं करेगा, आर्टिकल 20 जमीन विवाद को नहीं सॉल्व करेगा। समझ गए? ये सारी चीजें आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी करके बैठ जानी चाहिए, ताकि आप क्या कर सको? बढ़िया से भैया कर सकते हो। तो इसमें एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा भैया यहां संपत्ति विवाद, संपत्ति विवाद, संपत्ति विवाद यहां पर ले सकते हो, और तलाक वलाक का मुद्दा ले सकते हो, या समझ गए? अनुबंध, अनुबंध विवाद,
अनुबंध विवाद कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, इसको लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट लिख देते हैं। विवाद को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट बोलते हैं। समझ गए? ये सब सारी चीजें किस में आ जाएंगी? हम कहेंगे तो भैया सारी की सारी। अच्छा मान लो कि आपने किसी का नुकसान किया, उसकी भरपाई करवानी हो, समझ गए? तो हमने कहा कि भरपाई और पाई सब किस में आएंगे भैया? भरपाई और पाई सब किस में आएंगे? सब इसी में आएंगे। भरपाई, सॉरी, समझ गए? भरपाई और पाई सब किस में आएंगे? सब इसमें आएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि दीवानी कानून क्या होता है और ये सब क्या क्या होते हैं। इनके बारे में भी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे भैया, और अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे धाराएं बनाए गए हैं, ये सब बनाए गए हैं, ठीक ना। लेकिन इनको जब हम पढ़ेंगे, मूल विधि भी पढ़ेंगे जो यूपीएसआई ओसाई में आते हैं, समझ गए? पहले ये आप बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब मैं एक वर्ड यहां पर छोड़ा हूं, अभियुक्त, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते तब आगे चलते हैं। समझते चलते फिरते भैया। हम पढ़ रहे हैं कौन सा? आर्टिकल 20 पढ़ रहे हैं। अब आर्टिकल 20 में हमने जो देखा तो देखा। अब हमने कहा हमें अक्यूज समझना कि सर अक्यूज्ड क्या होते हैं? अक्यूज्ड का मतलब अभियुक्त कौन है? अभियुक्त कौन है? सबसे पहले मान लो कि एक व्यक्ति है। कि कौन है? एक व्यक्ति है। ये तेरे नाम बाल अपना झाड़ा उड़ा है। अब ये व्यक्ति है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या कर दिया, एक व्यक्ति और था बेचारा, बहुत ही दुबला पतला, समझिए, और इसने क्या कर दिया, इसका मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? इसका मर्डर कर दिया। और जैसे इसका मर्डर कर दिया, ये अब कहां पहुंच गया? इसकी हो गई डेथ। क्या हो गई? इसकी हो गई डेथ। अब जो व्यक्ति ये वाला है, ए, चलो मैंने मान लिया कि ये है ए और ये है बी। ए ने क्या किया? बी का मर्डर कर दिया और इसका हो गया डेथ। और पुलिस को ये बात पता चल गई कि एक आदमी है वो मर चुका है, एक आदमी है वो मर चुका है। तो भैया अब आ गई, कौन आ गया? तो हम कहते भैया आ गई पुलिस। कौन आ गया? पुलिस आ गई। यहां देखो टाई वही बेल्ट वेल्ट बढ़िया से लगा लिया, समझ गए? और इसकी टोपी भी बढ़िया से देखो बना देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि पुलिस ना है, पुलिस है ये, समझ गए? ये आ गया, पुलिस आ गई। कुछ लोग कह रहे हाथ लंबा है। अब पुलिस को ये बात पता चल गई, पुलिस आ गया। पुलिस क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुमने इसका मर्डर क्यों किया? तो ये कह रहा है कि मैंने इसका मर्डर नहीं किया। पुलिस ने जैसे इसके ऊपर आरोप लगाया, ये क्या बन गया? ये बन गया अक्यूज्ड। इसने इसका मर्डर किया। अब ये आराम से ये ऐसे जिंदा टहल रहा, यहां वहां टहल रहा, अपराध करने के बाद ये टहल रहा। जैसे ही पुलिस ने कहा, पुलिस को कहीं से सुनगुन मिला, समझ गए? इसको पता चला कि इसने ये मर्डर किया, ये वाला ए ने किया है, तो ये क्या बन गया? अक्यूज्ड बन गया। क्या बन गया? अक्यूज्ड बन गया, मतलब अभियुक्त बन गया। अभी समझ गए कि मतलब जब किसी के ऊपर अपराध के आरोप लग जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं, या उसी को अक्यूज्ड बोला जाता है। तो क्या सर ये अपराधी हो गया? नो 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 नो, ये अपराधी नहीं, अभी ये अभी अभियुक्त है। अभियुक्त का मतलब केवल ये सस्पेक्ट में है, संदेह में है कि यही मर्डर किया है। अब ये अपने आप को प्रूव करेगा कि मैं मर्डरर हूं कि नहीं हूं, तो ये अपने आप को पूरा प्रयास करेगा कि मैं मर्डरर नहीं हूं, मैं मर्डरर नहीं हूं, समझ गए? ये पूरा प्रयास करेगा। अभी तो पुलिस ने इसके ऊपर क्या लगाया? आरोप लगाया है, समझ गए? और जब आरोप लगता है तो कहने का मतलब अभी केवल संदेह है,
समझ गए। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह होता है कि इसने ही अपराध किए हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अभियुक्त बोला जाता है। बढ़िया से समझ लेना, सेंटेंस में उठा के कभी वर्ड दे दिया ना तो पूरा चिल्लाते रह गए ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये भी तब भी नहीं मिलोगे। अब यूट्यूब पे ढूंढ लेना, पेड क्लास में ढूंढ लेना ये सारे वीडियोस, समझिए कहीं मिलने उलने वाला नहीं है ये सब। इसीलिए तो कह रहा हूं कि बढ़िया से केवल पढ़ो, आप पढ़ने पर फोकस करो, चीजों को समझने पर फोकस करो, जहां आपको कंटेंट मिले उस पर फोकस करो। ये थोड़ी होता है कि वहां 10 नहीं, वहां 10 आदमी वहां पढ़ रहे हैं तो वहां जाके पढ़ना शुरू कर दो तुम भी। जहां जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में वहां आप पढ़ो, समझ गए। जहां आपको कंटेंट मिले आप वहां पढ़ो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ना कि उसके पीछे सभी लोग भाग रहे हैं तो मैं भी भाग जाऊं। ऐसा थोड़ी होता है कि जो एक बार मतलब अच्छा मतलब कहने का मतलब जहां से उसका सिलेक्शन हुई तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, नहीं होगा बे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण है, कारण उसके पीछे ये है कि समझ जाओ कि जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं डेवलप करोगे तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हो सकता है उसका साइंस बैकग्राउंड रहा हो, उसने बढ़िया से पढ़ा हो, समझ गए, उसके बेसिक्स अच्छे रहे होंगे, वो कहीं से भी पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, समझ गए। लेकिन तुम्हारे जिनके बेसिक्स नहीं कवर है उनको गुमराह क्यों किया जा रहा है? यार ये मेरे को समझ में नहीं आता है। कम से कम आप समझ जाओ, अब आप समझदार बन जाओ, अब समझ गए। मूर्ख बनकर यहां मार्केट में मत टालो। हर एक इंसान आपका शोषण करने पर लगा हुआ है, समझ गए कि नहीं समझ गए। हर एक इंसान, आप जिसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो या भरोसा कर रहे हो वही आपके साथ घात कर रहा है, समझ गए कि नहीं समझ। हर एक इंसान मार्केटिंग कर रहा है। तो इन सब चीजों को आप समझो पहले बढ़िया से। अगर नहीं समझ पाए तो इतना मैं बता रहा हूं, आप सिलेक्शन से लाखों किलोमीटर मील दूर हो, समझ गए। सिलेक्शन की बात ही छोड़ दो। अब आप समझो, समझ गए। वर्ड बढ़िया से क्लियर करो कि ये अभियुक्त अगर से है तो कौन है अभियुक्त? तो हम कहेंगे इसने लगाया आरोप। और आपको पता होगा इतना तो सेंस आपके पास है, आरोप जो भी लगेगा ये किसके आधार पे लगेगा? तो हम कहेंगे ये संदेह के आधार पे लगेगा। कहने का मतलब अभी ये अपराधी नहीं है, अभी ये क्या, ये अभी अभियुक्त है, अपराधी के कटघरे में है, समझ गए, अपराधी के कटघरे में। अब पुलिस ने इसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है, इसके पास अधिकार होता है, कहता है मेरे पास क्या है, समझ गए। ये पूछेगा, कहेगा पुलिस चलो तुमको मैंने गिरफ्तार कर लिया, तुम्हारे पास क्या है? तो ये कहेगा मेरे पास आर्टिकल 20 है, समझ गए। जैसे उसमें कहता है ना मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास संपत्ति है, ये है वो है, बताओ तुम्हारे पास क्या है? तो कहता है मेरे पास माँ है। ऐसे ये भी क्या कहता है? मेरे पास आर्टिकल 20 है। तो मतलब ये जो अक्यूज होता है इसके लिए आर्टिकल 20 जो होता है ये माँ का काम कर रहा, गधे, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये बात आप बढ़िया से अपने दिमाग में भर के रख लो कि ये क्या है, तो आपको इतनी बातें पता होनी जरूरी है, समझ गए। इसके पास क्या है? तो ये कहेगा आर्टिकल 20 है मेरे पास। अब ये कहेगा भैया जो आर्टिकल 20 है तेरे पास, इसका प्रयोग कर। तो कहेगा इसका प्रयोग तुम देखना चाहते हो या इसकी पावर को तुम देखना चाहते हो? तो ये कहेगा हाँ दिखा अपनी पावर। ये कहेगा देखो पुलिस जी या देखो राज्य जी, क्या क्या आपको करनी है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो इसके पास भैया देखो अधिकार आ गया। कौन कौन सा अधिकार आ गया? सुनो, अभी इसके पास कौन कौन सा अधिकार आ जाता है, कौन कौन सा अधिकार आ जाता है? कम से कम मैं 2-3 चीजें लेता हूं। जो अभियुक्त होता है इसके पास अधिकार होता है टेक लॉयर, समझ गए, वकील करने की अधिकार, मतलब वकील रखने का अधिकार है इसके पास, वकील रखने का अधिकार, वकील रखने का अधिकार। अब ये जो वकील रखने का अधिकार होता है, कहने का मतलब ये अपने पसंद का रख सकता है, अपने पसंद का वकील रख सकता है, ये समझ गए। अपने हिसाब से ये क्या कर सकता है? अपने पसंद का वकील रह सकता है। अब जब पुलिस कहेगी तूने क्यों मर्डर किया, ये ऐसे खड़ा रहेगा, रिमेन साइलेंट, समझ गए। पुलिस कही तुमने मर्डर क्यों किया, पुलिस चिल्लाए, ऐसे चिल्लाए, चिल्लाए, समझ गए। नहीं बोल सकता क्योंकि इसको अधिकार है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? साइलेंट रहने का इसके पास अधिकार है, ये चुप रह सकता है। तो यहां पर क्या रख सकते हैं? यहां पर चुप रहने का, चुप रहने का, चुप रहने का अधिकार है इसके पास। ये कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा जो तुमको जो करना है तुम करो, मैं तो सही हूं, मैं नहीं बोलूंगा, तुम क्या कर लोगे,
क्यों नहीं बोलोगे? कहेगा आर्टिकल 20, आर्टिकल 20। तुमने मुझे अभियुक्त बना दिया, और अगर मैंने अभियुक्त हूं तो मुझे चुप रहने का अधिकार कौन देता है? तो हम कहते हैं आर्टिकल 20 देता है। चुप रहने का अधिकार कौन देता है? तो हम कहते हैं भैया आर्टिकल 20 देता है। एक मिनट पानी पी ले। अब क्या करे, ये चुप रहने का अधिकार, तो कहता है हाँ चुप रहो चुप रहो, मजा आ रहा तो चुप ही रहो। समझिए, फिर कहेगा कहेगा अच्छा ये बताओ, मेरे पास तो की लिखने का अधिकार भी है, चुप रहने का अधिकार। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे अरेस्ट किया, मतलब आपने मुझे अरेस्ट किया, पुलिस साहब सर आपने मुझे अरेस्ट किया, ये बताओ मेरे नियर एंड डियर को इन्फॉर्म किया कि नहीं? नियर एंड डियर को क्या करना होता है? तो यहां पर मैं लिखूंगा इन्फॉर्म टू नियर एंड डियर। नियर एंड डियर क्या कह रहा बाबू? ये कह रहा है कि जो मेरे नजदीकी है उनको सूचना दो, या जो मेरे प्रिय है उनको सूचना दो। ये काम किसका है? पुलिस का है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये भी हो सकता है कि मतलब, या ये खुद मतलब ये खुद अपने आप को इन्फॉर्म करने का इसके पास अधिकार होता है। ये क्या करेगा? कहेगा कि मुझे अपने नजदीकी के इन्फॉर्म करने दो, या मेरे जो प्रिय हैं उनको मुझे इन्फॉर्म करने दो। तो पुलिस कहती है लो फोन लो, इन्फॉर्म करो, कहो कि हम गिरफ्तार हो चुके हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सब क्या होंगे? ये इसके पास क्या होगा? अधिकार होगा। किसके पास? अभियुक्त के पास ये सारे के सारे अधिकार होंगे। और क्या? अच्छा तो भैया उसमें जो नियर एंड डियर का एक आदमी थोड़ा समझदार था। देखो ये था थोड़ा समझदार, पढ़ा लिखा था, थोड़ा बाल वाल इसके अच्छे थे। देखो बाल वाल देखो अच्छे अच्छे बाल वाल बना लिया ये। अब ये थोड़ा पढ़ा वढ़ा लिखा था, इसको पॉलिटी उल्टी के बारे में थोड़ी से नॉलेज था। तो ये कहेगा अच्छा ए भाई तुमको पुलिस ने इन्फॉर्म मतलब जब गिरफ्तार किया या अरेस्ट किया, तो ये बताओ तुमको उसने बताया था कि क्यों तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है? समझ गए? तो ये कहेगा नहीं मेरे को तो नहीं बताया। तो कहेगा क्यों? पुलिस से कहो कि व्हाई, मतलब उसमें कहेगा व्हाई आर यू अरेस्टिंग मी, ये अरेस्ट मी। तो कहेगा ये बताना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा भैया। कारण बताना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया ये जो होता अक्यूज्ड मतलब अभियुक्त, अभियुक्त को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार होगा, चुप रहने का अधिकार होगा। समझ गए? अपने ये नियर एंड डियर को इन्फॉर्म कर सकता है, इसका अधिकार होगा। समझ गए? और क्या? गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि पुलिस तुमने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है, ये बताना होगा। तो पुलिस कहेगी तुमने मर्डर किया है, किसका? बी बाबू का तुमने मर्डर किया है। तो कहेगा कि अच्छा इसीलिए मैं अक्यूज्ड कहला रहा हूं। हाँ तुम इसीलिए गिरफ्तार हुए हो। समझिए कि नहीं? कहे से जब थोड़ा कोई समझदार रहता है तो वो ज्यादा चिल्लाता है, देखो पूछो बताया कि नहीं बताया है। अच्छा ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये सारी की सारी चीजें होने के बाद अगर किसी भी अक्यूज्ड को रखा गया है तो याद रखे रहना कि उसको 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास क्या होना पड़ता है? उसको पेश करना होता है। समझ गए? मजिस्ट्रेट का मतलब यानी डीएम। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो डीएम के पास क्या होगा? उसको पेश करना होगा। अगर पुलिस डीएम के पास 24 घंटे के अंदर नहीं पेश कर रही है तो इसका मतलब पुलिस वहां पर कुछ गलत करने वाली है, इसीलिए ऐसा नहीं कर रही है। इतने अधिकार के बाद बताओ पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसको क्या होगा? पेश करना होगा। इतनी सारी चीजें कहानी बन जाती है भैया इसकी। समझ गए? अच्छा अब बात आती है, चलो ये जो अक्यूज था, समझ गए, इसको गिरफ्तारी का कारण बताया गया कि तुमने गलती की है। समझ गए कि समझ गए? तुमने गलती की, तुमने अपराध किया। अब अक्यूज मानने को तैयार ही नहीं है।
अक्यूज मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा बाबू देखो, ये जो मजिस्ट्रेट होता है ना, मजिस्ट्रेट, इसी को अगर दूसरे भाषा में बोला जाएगा तो जज भी बोल सकते हो, यहां पर कोर्ट बोल सकते हो। कहीं कहीं मजिस्ट्रेट होते हैं तो मजिस्ट्रेट, नहीं तो बाबू जो वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहां, तो उनको हम कोर्ट में पेश करवा देते हैं। अब पुलिस क्या कहेगी, कहेगी देखो इसने अपने मनपसंद सा एक वकील भी रख लिया और ये क्या कर रहा है, और ये कुछ बोल भी नहीं रहा कि इसने अपराध नहीं किया है, और ये क्या कर रहा है, अपने नियर एंड डियर, अरे तेरे नाम बाबू को भी इसने क्या कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया, और तेरे नाम बाबू थोड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने इनको बता दिया कि ये बताओ गिरफ्तारी का कारण बताया कि नहीं, इन्होंने कहा हाँ गिरफ्तारी का कारण बता दिया गया। समझिए, गिरफ्तारी का कारण यहां पर क्या कर दिया, बता दिया। अब बताओ इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, फिर ये पुलिस क्या करेगी, 24 घंटे के अंदर इसको मजिस्ट्रेट या डीएम के पास ये क्या कर देगी, पेश करेगी, कहेगी देखो इसने अपराध किया, इसने मर्डर किया है। तो अगर कहीं पर डीएम नहीं होंगे तो वहां पर कहां होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, तो वहां पर ये कोर्ट में पहुंचा देंगे। अब कोर्ट में क्या होगा, आगे देखो, ये मिटाऊंगा, स्पेस ही कम पड़ जाते हैं यार। अब कोर्ट क्या करता है, अब बाबू कोर्ट में ट्रायल होते हैं। अब इसमें कौन इन्वॉल्व हो गया, कोर्ट। अब कोर्ट में क्या होगा, ट्रायल होगा, ट्रायल होगा, ट्रायल का मतलब पेशी। अब कोर्ट में क्या होगा, पेशी होगा। और ट्रायल में जब होता है तो इसमें एक तरफ क्या बन गया, पुलिस, पुलिस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, या पुलिस बोलेंगे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब कि जो पब्लिक की रक्षा करते हो। और दूसरी तरफ कौन होगा, तो हम कहते हैं भैया दूसरी तरफ आपका अक्यूज्ड होगा। कोर्ट में एक तरफ पुलिस होगी और एक तरफ अक्यूज होगा। और देखो क्यों, देखो कभी भी जब कोई मामला होता है जहां पर ये सब होते हैं तो पुलिस सोचती है कितने जल्दी से मतलब कि सलट जाए मामला, समझ गए, इसलिए समझाती है आपको। क्योंकि देखो अगर पुलिस, क्योंकि पुलिस को भी कोर्ट जाना पड़ेगा, पुलिस भी बेचारी परेशान रहेगी, जो आपको इंस्पेक्टर पकड़ेगा वो भी परेशान रहेगा, इसीलिए वो चाहता है कि ना कैसे पैसा वैसा देके रफा दफा करो। समझ गए कि नहीं समझ गए, यही सब होते हैं पुलिस में। तो ये अक्यूज्ड का मतलब बाबू अभियुक्त। अब अभियुक्त क्या करेगा, अपने पास एक लॉयर रखेगा, बढ़िया वाला लॉयर रखेगा, जिसको बढ़िया कानून के बारे में नॉलेज होगा, उसको ये रख लेगा लॉयर। और लॉयर इसकी तरफ से कहेगा नहीं, जो मेरा अभियुक्त है ये अपराध नहीं किया इसने, तो ये पुलिस ने कहेगा देखो मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास वो सबूत है, मेरे पास वो सबूत है। अब भैया क्या हुआ, दोनों की बातों को जज ने समझा कि हाँ देखो पुलिस कह रही है ये सबूत है, और यहाँ का लॉयर कह रहा है नहीं, ये मेरा जो क्लाइंट है ये बहुत अच्छा इंसान है, समझ गए, इसमें इतने गुण भरे हैं कि ये कभी अवगुण हो ही नहीं सकते। लॉयर का काम ही देखो, लॉयर, समझ गए, इनका नाम जैसे अगर अंग्रेजी का एक आपने नाम सुना होगा लायर, जैसे सुना होगा ना लायर, इस लायर को मान के चलोगे लॉयर, लायर लॉयर दोनों समझो कि समानार्थी शब्द जैसे लगते हैं। तो लॉयर का मतलब होता है झूठ बोलना, तो ये जो लायर होते हैं ना ये भी झूठ ही बोलते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। इनका काम होता है जिधर से पैसा लेना उधर के पक्ष को बढ़िया बताना, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे कैसा भी केस किया हो, क्योंकि अगर यही गधे लोग ना होते ना तो आज तब भी क्राइम कम होता, समझ गए। क्योंकि इनको भी पता है कि अगर कोई ज्यादा अपराध कर दिया है तो ये लोग पैसे के चक्कर में क्या करते हैं, उनका केस लड़ते हैं। उनका केस ना लड़ो यार, समझ गए कि नहीं समझ गए, ना लड़ो उनका केस। अगर तुम्हें पूरा केस स्टडी करो, अगर उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ये अपराध किया है तो तुरंत वहां से हट जाओ भाई, ना लड़ो ऐसे लोगों का केस, तभी तो अपने यहां अपराध कम होंगे, वरना अपने यहां अपराध कैसे कम होंगे यार, कम से कम समझो इस बात को, समझो लोग। तो ये क्या हुआ, लॉयर। अब इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, जजमेंट आ जाते हैं। जजमेंट का मतलब निर्णय आ गया, किसका, कोर्ट का। कोर्ट ने दोनों लोगों की बात को सुना और इसने क्या कर दिया, अपना जजमेंट दे दिया। जजमेंट का मतलब इसने अपना निर्णय सुना दिया। और निर्णय में बाबू देखो दो फैसले होंगे, कौन कौन से फैसले होंगे, ये जो अक्यूज्ड है ना, या तो इसको गिल्टी बना दिया जाएगा, या तो इसको गिल्टी बता दिया जाएगा, या तो यहां पर इसको क्या कर दिया जाएगा, नॉट गिल्टी कहा जाएगा, समझ गए। और गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अपराधी। और
जब इसको गिल्टी बनाया जाएगा तो याद रखे रहना, इसके लिए एक बढ़िया शब्द आता है कन्विक्शन, जो आपने अभी ऊपर देखा था कन्विक्शन। तो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? अपराधी, मतलब इसने अपराध किया है। समझ गए? कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? अपराधी। अब इसको क्या होगी? तो हम कहेंगे इसको सजा होगी। अब इसको सजा होगी। सजा भैया देखो फाइन के रूप में नहीं होगी, तो सजा किसके रूप में होगी? तो हम कहेंगे सजा भैया चाहे उम्र कैद हो, मतलब जिस हिसाब से उसका केस रहेगा उस हिसाब से उसको क्या होगी? सजा होगी। अगर नॉट गिल्टी है तो इसके लिए एक वर्ड आता है अंग्रेजी में अक्यूटल। क्या आता है? तो हम कहते हैं अक्यूटल, DDAL, अक्यूटल। समझ गए? अक्यूटल का मतलब होता है कि ये जो अभियुक्त था ये गिल्टी नहीं है, ये अपराधी नहीं है। तो यहां पर आप लिखोगे अक्यूटल, कहने का मतलब ये अपराधी नहीं है, इसको क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। समझ गए? इसको छोड़ दिया जाता है। तब समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ जानी चाहिए, बढ़िया से समझ में आ जानी चाहिए। आज शायद मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया। सारी की सारी चीजें आपको क्या आ गई? समझ में आ गई। तो समझ गए इतना कि नहीं समझ गए? अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछा कि देखो ये जो अक्यूज्ड होता है, क्या इसको टॉर्चर किया जा सकता है? नहीं। क्या इससे आप फोर्सफुली इसको बुलवा सकते हो? नहीं, ये सब भी नहीं किया सकता, क्योंकि इसको चुप रहने का अधिकार है। ये सब अपने दिमाग में बढ़िया से रखे रहना कि कहां से क्या चीजें होती है, क्या चीजें नहीं होती हैं। मतलब देखो, अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया, किससे करना होगा? समझ गए? तो पुलिस को प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जब भी पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी तो इसको कैसे करेगी? तो हम कहते हैं भैया इसको गिरफ्तार करने के लिए PEBL से करेगी। और PEBL का मतलब होता है ये, इसको हटा देते तब लिखते वहीं पर। PEBL क्या होते हैं? PEBL भैया समझ आओ कि गिरफ्तारी कैसे होनी चाहिए उसकी। तो भैया हम कहेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब कोई भी कानून के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो? उसको गिरफ्तार कर सकते हो। जो 4 पॉइंट दिखाए ना, वो 4 पॉइंट होने चाहिए। अगर 4 पॉइंट में किसी भी एक पॉइंट में डाउट हुआ तो ये समझ जाना कि कार्रवाई उल्टा पुलिस के ऊपर होगी। इसीलिए बोला जाता है PEBL के अकॉर्डिंग गिरफ्तारी होनी चाहिए। समझ गए? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। समझ गए? चलो अच्छा, इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो हम अब चलते हैं आर्टिकल पे कि आर्टिकल 20 एक्चुअल में है क्या। आर्टिकल 20 जो है एक्चुअल में है क्या? आर्टिकल 20 में याद रखे रहना 3 बातें कही गई हैं। तो हम पहली बात पे लिखते हैं कि आर्टिकल भैया आर्टिकल 20(1) में लिख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें जो भी चीजें बोली गई हैं बहुत ही अच्छी चीजें बोली गई हैं, जिसको बोलते हैं नो एक्स पोस्ट। एक मिनट, समझ गए? क्या बोलेगा अब इसमें आगे? कहेगा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या बोलना है यहां पर? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जितने हिंदी मीडियम वाले मेरे भाई हैं या बहनें हैं, याद रखे रहना अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। इसलिए पढ़नी है क्योंकि हमें गंवार नहीं बन के रहना है। थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में हमें चीजों को सीखनी है, क्योंकि कभी कभी आजकल के समय में देखो AI चल रहा है, गूगल से चीजें ट्रांसलेट की जाती हैं, तो कभी कभी ऐसे ही वर्डों को उठा के रख देता है। समझ गए? तो यहां आपको रखने हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। समझ गए? ये क्या है सर? हिंदी में थोड़ा बताएंगे? हाँ, हिंदी में जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये अपने दिमाग में 2-3 बार वर्ड बोलना है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। 2-3 बार इस वर्ड को अपने बोलेंगे अपने दिमाग में, ठीक ना? तो यहां आप हिंदी में लिखेंगे जो नया कानून होता है पुराने अपराधों पर लागू नहीं होगा। समझ गए? क्या लिखेंगे यहां? इसका हिंदी क्या होता है? नया कानून पुराने अपराधों पर लागू नहीं होगा। लागू
नहीं होगा। मतलब नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नया कानून पुराने अपराधों पर लागू नहीं होगा। ऐसा 2-3 बार बोलेंगे, नया कानून पुराने अपराधों पर लागू नहीं होगा। मतलब क्या है सर इसका? देखो मतलब तो भैया बहुत ही बढ़िया है। जैसे मान लो ये चल रहा है 2025 चल रहा है, मान लो 2025 चल रहा है। एक एग्जांपल समझाता हूं कि 2024, देखो इसको लिंक मत करना, चलो लिंक कर लेना कोई बात नहीं। 2024 और 2025 मैंने ले लिया। अब 2024 में चोरी के लिए कोई कानून था, चोरी के लिए मैंने मान लिया कि चोरी के लिए था कोई, कि चलो भैया अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको 6 महीने की क्या होगी, सजा होगी। 6 महीने की क्या होगी, सजा होगी। सजा होगी भैया चोरी के लिए, समझ गए। अब मान लो कि भैया गलती से ये चोर क्या कर दिया, जाके प्रधानमंत्री के घर में डाका डाल दिया। अरे भैया कहां पहुंचा दिए, समझ गए। अब कहेगा 2025 में ये चोर ने क्या कर दिया, कहेगा कि भैया कि कोई चोर गया प्रधानमंत्री के घर में डाका डाल दिया, और प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि एक काम करो, ये जो चोरी करने वाले हैं ना इनके लिए एक नया कानून बनाओ, समझ गए। और कौन सा नया कानून, उसने कह दिया कि भैया अब जो चोरी करेगा अगर चोरी के लिए 6 महीने की सजा नहीं होगी, अब कितने महीने की होगी, तो हम कहेंगे अब यहां कह रहा 1 साल की सजा होगी। 1 साल की, अब 1 साल की सजा होगी, 1 साल की सजा होगी। अच्छा ये है मामला चोरी का, समझ गए। हाँ यहां पर चोरी की बात चल रही, दिल की चोरी की बात नहीं चल रही कि तुमको समझ में आ रहा है कि कोई तुम्हारा दिल चुरा रहा है, दिल की चोरी की बात नहीं चल रही यहां पर, समझ गए। यहां पर सामान की चोरी की बात चल रही है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर 2024 में जब कोई चोरी किया था तो 6 महीने की सजा थी। अब 2025 में चोरी के लिए सजा बना दी गई 1 साल की। मतलब बेचारे जो 2024 में चोरी किए थे 6 महीने अपना काट रहे थे, और आपने क्या कर दिया 2025 में लाके नया कानून 1 साल ये कर दिया। तो जो ये कह रहा है ये इनके ऊपर, इनको ये तो केवल 6 महीने की ही सजा होगी, इनके ऊपर ये कानून नहीं लागू होगा, समझ गए। ये बेचारे 6 महीने ही काटेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये 1 साल मतलब कर दिया गया तो ये 6 महीने और काटेंगे, ऐसा नहीं होगा। वही कह रहा है कि जो नया कानून होगा पुराने अपराधों पर लागू नहीं होगा। लेकिन हाँ अब से जो करेगा चोरी, अब से जो करेगा तो उसके ऊपर ये वैलिड हो जाएगा कि अब चोरी करोगे 1 साल के लिए जाओगे, समझ गए। अगर यही चोरी पहले किए होते तो केवल 6 महीने के लिए जाते। शायद आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत अब नहीं है। तो बाबू ये जो हुआ ये वाला आर्टिकल, नया कानून पुराने अपराधों पर लागू नहीं होगा, तो ये केवल किसके ऊपर लागू होगा, तो हम कहेंगे ये देखो भूत पर नहीं लागू, भूत का मतलब अतीत पर नहीं लागू होगा, अतीत पर नहीं लागू होगा। तो किस पर होगा, केवल किस पे, तो हम कहेंगे केवल वर्तमान पर, और किस पे, भविष्य पर, समझ गए। कोई भविष्य में अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो वो केवल भविष्य की घटनाओं पर या वर्तमान की घटनाओं पर लागू हो सकता है, भूत वाले या अतीत वाले पर लागू नहीं होगा, यही था। अच्छा एक केस से जुड़ा हुआ 1951 में केस हुआ था, एक केस समझाता हूं आपको, एक केस समझाता हूं आपको। एक केस था उसका नाम था केशवन माधव मेनन। क्या नाम था उनका, केशवन माधव मेनन वर्सेस बंबई राज्य, बंबई राज्य। ये केस आया था 1991, मतलब 51 में, सॉरी 1951 में। अब ये जो केस आया था इसमें क्या था, ये जो माधव मेनन थे, कहने का मतलब ये जो मेनन थे ये थे पत्रकार। पत्रकार का मतलब ये था कि इनका अपना पेपर चलता था, अखबार चलता था इनका क्या चलता था, प्रेस चलता था। अब इनका जो प्रेस चलता था तो इनके ऊपर क्या कर दिया गया, एक प्रेस एक्ट लेके आया गया बाद में। तो क्या बना दिया गया, प्रेस एक्ट बनाया गया, प्रेस एक्ट बनाया गया। और जो ये प्रेस एक्ट बनाया गया तो इनके ऊपर पीछे
अप्लाई करके इनके ऊपर क्या लगा दिया गया, सेंसर लगा दिया गया। तो वही इन्होंने कहा कि भैया देखो ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट चले गए, बंबई वाले कोर्ट में चले गए। अब जब ये बंबई वाले कोर्ट में पहुंचे तो इन्होंने कहा कि सर देखिए आर्टिकल 20 में ये बात लिखी गई है। क्या लिखा गया है? आर्टिकल 20 में लिखा गया है कि भैया जो पुराने अपराध हैं उन पर नए कानून नहीं लगेंगे। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक प्रेस एक्ट बनाया है, नया कानून बनाया है और उसको इन्होंने मेरे ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया, मेरी चीजों पर इंप्लीमेंट कर दिया, जबकि मेरी चीजें क्या है, सारी की सारी चीजें पुरानी हैं। मेरे जो अपराध थे उनके सारे के सारे पुराने अपराध थे और इन्होंने क्या कर दिया, उनके ऊपर ले जाके नया कानून थोप दिया है। तो भैया कोर्ट ने कहा कि जो भैया नए कानून आएंगे वो पुराने अपराधों पर नहीं लगेंगे। तो इसमें मेनन यहां पर थोड़ा सही थे। मेनन थोड़ा जैसे मान लेते हैं कि पत्रकार की दुनिया में थोड़ा घोटाला किए होंगे, बस यही समझ जाओ, थोड़ा बहुत समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे जब आते हैं तो उसमें क्या बोला गया है, समझ गए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या है, हम कहते हैं भैया चलो भैया हमने देख लिया आर्टिकल 20(2), यहां पर आप लिखेंगे नो जियोपार्डी, ऐसे लिखेंगे नो डबल जियोपार्डी, समझ गए। ऐसे बढ़िया बढ़िया वर्ड है, नो डबल जियोपार्डी। ये क्या कहता है सर, हिंदी बताइए, हिंदी बताइए। हिंदी जरूर बताऊंगा लेकिन एक दो बार आप क्या करेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे। नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी, ये क्या कह रहा है, कह रहा भैया देखो एक अपराध के लिए केवल एक सजा होगी, समझ गए। नहीं, केवल एक बार सजा होगी, केवल एक बार सजा होगी, एक बार सजा होगी, एक बार सजा होगी। मतलब बाबू नो डबल जियोपार्डी कहने का मतलब एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा होगी। जैसे मान लो कि एक बंदा मतलब चोर बंदा, एक बंदा चोर बंदा, समझ गए, इसके पेट और थोड़ा हिल गए, चोर बंदा। अब ये क्या कर दिया, चोरी कर लिया, चोरी किया इसने और इसके ऊपर क्या कर दिया गया, एक बार केस लग गया और एक बार केस लगा तो इसको एक बार क्या हो गई, सजा हो गई, ठीक ना। पुलिस को लगा सजा हुई, सजा हुई तो इसके ऊपर भैया पुलिस को लग रहा है मैंने चोर को कम सजा दिया, उसको बुलाओ, उसको और सजा दिया जाए। इसको फिर से बुलाया गया, समझ गए, इसको पुलिस ने फिर से बुलाया और जब पुलिस ने इसको फिर से बुलाया तो पुलिस क्या कह रही है, कह रही यार तुमने इतना बड़ा अपराध किया है तो बताओ तुमको कैसे इतना छोटा सजा हो सकता है, तुम अभी और सजा भोगो। तो पुलिस ने कहा इसके ऊपर फिर से सजा लगा दिया। अब ये कहा ए सुनो, पुलिस हो, पुलिस की तरह रहो। आप पुलिस को लगे गुस्सा, हाँ क्यों 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 क्यों, पुलिस कह रहा है क्यों, तो ये कह रहा है तुमको पता नहीं क्या, हम चोर भले हैं लेकिन हमें पता है कि हमारे पास आर्टिकल 20(2) है। तो पुलिस कहता है तो क्या होगा, तो क्या होगा बताओ। तो चोर कह रहा है हमने चोरी इसलिए किया है क्योंकि हम बेरोजगार हैं, अगर सरकार हमें रोजगार देती तो हम चोरी ना करते, समझ गए, हम भी पढ़े लिखे इंसान हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास आर्टिकल 20(2) है। क्या कहता है, ये कहता है कि अगर एक बार हमने चोरी की थी और उसकी सजा अगर हम भोग चुके हैं और हम रिहा हो चुके हैं तो दोबारा उसी अपराध के लिए आप सजा नहीं दे सकते हो, समझ गए। तो ये क्या बोला कि उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं हो सकती है। अब पुलिस बेचारा दंग, कहा लग रहा है पढ़े लिखे हो, और पुलिस वहां से क्या कर गई, भाग गई भैया, पुलिस भाग गई, बहुत दूर भाग गई, समझ गए, पुलिस भाग गई, समझ गए। अब तक अगर ये बेचारा पढ़ा ना होता
तो पुलिस क्या करती, इसको डबल सजा दे देती। तो यही डबल सजा ना हो, इसको क्या बोला गया है, नो डबल जियोपार्डी। मतलब एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा होगी, दोबारा उसके बाद सजा नहीं हो सकती है। अगर एक बार बंदा रिहा हो गया तो दोबारा उसी अपराध के लिए उसको सजा नहीं मिलेगी। सर कोई केस हो है इससे? तो सर अगर आपको केस समझना है तो केस समझ सकते हो, अगर नहीं समझना है तो ना समझो। समझ गए? केस अगर समझता, केस भी समझा देता हूं। देखो केस समझ लेते थोड़ी से। एक केस आया था, मकबूल हुसैन के नाम से आया था, समझ गए? क्या नाम था उनका? मकबूल, मकबूल हुसैन। ये केस भी थोड़ा बढ़िया है, कि इसको भी समझ लेते हैं। मकबूल हुसैन वर्सेस बंबई राज्य, बंबई राज्य केस हुआ। यह आया था 1953 में। अब ये क्या केस था? इसमें केस ये था भैया, ये जो मकबूल हुसैन थे ये हज गए थे, तो हज से ये लौट रहे थे। तो इनको लौटते समय क्या मिला भैया, कुछ सोना होना इनको मिला, सोना, सोना इनको मिल गया। और जो सोना जब इनको मिला तो एक कस्टम अथॉरिटी होती है, कस्टम अथॉरिटी होती है मेरे भाइयों। कस्टम अथॉरिटी क्या है, समझ गए? कि जैसे हमने कहा कि बहुत सारा, जब कहीं पर ढेर सारा सोना होना मिल जाता है तो जो कस्टम अथॉरिटी आती है तो वो सारी के सारी चीजों को उठा के लेके चली जाती है, या इसके ऊपर क्या कर देगी, पेनल्टी लगा देगी। मकबूल हुसैन के ऊपर क्या इसने लगा दिया, पेनल्टी लगा दिया, और सोना सारा ले लिया। और उसके बाद कस्टम अथॉरिटी ने क्या कर दिया, मकबूल हुसैन के ऊपर क्या कर दिया, केस ठोक दिया। समझ गए? फिर यही केस कहां पर चला गया, कोर्ट में चला गया। अगेन ये केस कहां चला गया, कोर्ट में चला गया। और जब ये केस मतलब कोर्ट में गया तो मकबूल साहब ने कहा माय लॉर्ड, देखो कस्टम अथॉरिटी ने एक बार मेरे ऊपर पनिशमेंट दे चुका है। कस्टम अथॉरिटी ने क्या कहा है, मेरे सोने, या मैंने सोना पाया नहीं पाया, क्या नहीं पाया, और कस्टम अथॉरिटी ने क्या कहा, मेरे ऊपर इन्होंने पनिशमेंट दे दिया, सजा दे दिया। अब बताओ फिर से मुझसे ये कोर्ट से भी सजा दिलवा रहे हैं। ये क्या हुआ, डबल जियोपार्डी हो गया। समझ गए क्या बोला, डबल जियोपार्डी हो गया। और डबल जियोपार्डी अपने आर्टिकल 20(2) में ये कहा गया है कि भैया नो डबल जियोपार्डी, कोई भी डबल जियोपार्डी नहीं हो सकता। अब कोर्ट कहती है, ए मकबूल साहब, हे मकबूल हुसैन, देखो ये जो आपके ऊपर कस्टम अथॉरिटी ने सजा लगाई है ये राज्य नहीं है। बक ऐसा क्यों है, समझ गए? इसलिए ये डबल जियोपार्डी नहीं है। अब मैं भी ये नहीं समझा पाऊंगा कि भैया ये कस्टम अथॉरिटी राज्य क्यों नहीं है। समझ गए? तो कस्टम अथॉरिटी मतलब कोर्ट ने इसको माना कि ये क्या नहीं है, कस्टम अथॉरिटी जो होती है ये राज्य नहीं है। समझ गए? इसीलिए ये क्या नहीं है, ये डबल जियोपार्डी नहीं है। इसलिए आपको जो सजा मिल रही है सही मिल रही है, आपको ऊपर पनिशमेंट अभी और लगना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो भैया अब आगे चलते हैं, दूसरे केस पे चलते हैं। उधर अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो यहां तो पढ़ना बहुत आसान था। आगे पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे भैया आर्टिकल, समझ जाओ 20(3). इसमें कहा गया भैया सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब इंक्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं ना, तो यहां पर हम कहेंगे सेव द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इंक्रिमिनेशन क्या बोला है, सेव द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब ये क्या कहता है, आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाता है। अगर बाबू हिंदी में इसको हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे खुद के खिलाफ गवाही देने से, खुद के खिलाफ गवाही देने पर पुलिस या भैया राज्य मजबूर नहीं कर सकती।
मजबूर नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या हो गया? पुलिस, भैया पुलिस। खुद के खिलाफ गवाही देने पर पुलिस या राज्य मजबूर नहीं कर सकती है। क्या भैया? सेव द सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब ये आपको किससे बचाती है? इनक्रिमिनेशन से बचाती है। समझ गए? कहने का मतलब आप चुप रह सकते हो। अगर कहीं आप ऐसे चुप हो तो ये पुलिस नहीं कह सकती कि आपको मार मार के आपसे कहेगी चल बोल, ऐसा नहीं कह सकती पुलिस। अगर ऐसा कर रही है तो मतलब पुलिस खुद अपराध कर रही है। इसलिए अपने अधिकार को जानिए, अपने संविधान को जानिए। अगर आज के समय में आपको भारत में सरवाइव करना है तो अपने अधिकार को जानना। अगर आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तो भी आपका शोषण होगा। समझ गए? और ये जो फिरंगी यूट्यूबर आ चुके हैं या जो बड़े बड़े टीचर हो चुके हैं जो अपने पेट प्रमोशन पे पल बढ़ रहे हैं, इनसे बच के रहिए, वरना आपको नौकरी क्या, आप कहीं किसी लायक नहीं बचोगे। इतना भी बता दे रहा हूं। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको खुद समझ में आता होगा कि 10 घंटे 12 घंटे मैराथन में क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं और कितना वहां पर आता है, कितना आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। और उसमें फायदा किसका हुआ? आपका फायदा हुआ कि उनका फायदा हुआ? समझ गए? यहां बढ़िया छोड़ो पहले। खुद के खिलाफ गवाही देने पर पुलिस या राज्य मजबूर नहीं कर सकती। इसका मतलब बाबू, कहने का मतलब आपने एक मूवी देखा होगा, दिलवाले मूवी। नहीं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं, दिलवाले, अजय देवगन की मूवी है ना, और रवीना टंडन। समझ गए? उस मूवी में आपने देखा होगा अजय देवगन को इतना मारते हैं, उससे कहते हैं कि तू कबूल कर कि तू ये मर्डर किया है, तू कबूल कर ये मर्डर किया है। ऐसे उससे कबूलवाते हैं कि नहीं कबूलवाते हैं? मर्डर करने का हुआ, या फिर जो उससे वो प्रेम करता है तो उसको कहते हैं कि चल तू कबूल कर, तू ये किया है, तू पता नहीं कौन एक लड़की रहती है तो उसका वो मर्डर कर देता है। वो नहीं करता है मर्डर, कोई और करता है, बेचारा फंसता हुआ है, तो उससे जबरदस्ती कबूल करवाया जाता है कि तू कबूल कर कि तुमने मर्डर किया है। अब वो बेचारा सही रहता है तो कहां से करेगा कबूल? वो कबूल नहीं करता है, तब उसकी माँ को बंदी बनाया जाता है, उसकी माँ से उसको मजबूर करवाया जाता है, तब जाके उसको चीजें मजबूर कर दिया जाता है। और बेचारा मजबूर होते 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 वो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप लोग भी इतना ज्यादा प्रेम में अंधे ना हो जाइए कि आपको दिक्कत हो जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो दूर रहिएगा थोड़ा प्रेम उरेम से, और लड़कियों से खासकर। खुद के खिलाफ गवाही देने पर पुलिस या राज्य सरकार मजबूर नहीं कर सकती है। अपने दिमाग में बढ़िया से बैठा लेना इसको। समझ गए कि पुलिस आपको मजबूर नहीं कर सकती। वहां आपने देखा होगा फोर्स किया गया, टॉर्चर किया गया, बहुत सारी चीज की गई, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? कबूलता नहीं है। और जब कबूलता नहीं तो बेचारा पागल हो जाता है, उसको ले जाके पागल खाने में भर्ती कर देते हैं। समझ गए? तो ऐसा नहीं कर सकती है पुलिस वहां पर गलत करती है। पुलिस खुद वहां पर अपराध है। समझ गए? खुद वहां पर पुलिस अपराधी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सबके आपको कौन बचाता है? तो हम कहते हैं भैया आर्टिकल 20(3) बचाता है। अगर सर इसमें कोई केस हो तो बता दीजिए। हाँ बाबू, केस तो जरूर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्या केस है? तो उसमें हम अभी ले रहे हैं केस। एक केस आया था काथी कालू ओझड़ का, ये केस आया था ओझड़, मैं बता रहा हूं उसको भी। केस यहीं समझाऊंगा नीचे ही, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो केस में क्या लिखोगे? एक केस आता है तो हम लिखेंगे भैया काथी, मतलब काठी है, काठी कालू ओघड़। समझ गए क्या है ये? काथी कालू ओघड़ वर्सेस बंबई राज्य। बंबई, देखो केस हमें समझना है, राज्य कहीं के भी हो। ये आया था 1961 में। समझिए कौन सा केस आया था? काथी कालू मतलब ओघड़ वर्सेस बंबई राज्य केस आया था 1961 में। अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि भैया सही बात है कि कोई जबरदस्ती, पुलिस जबरदस्ती आपसे जुर्म कबूल नहीं करवा सकती है। पुलिस अगर आपको मजबूर कर रही है तो कबूल कर, जैसे लग रहा है कि वो शादी करवा रही है। समझ गए? तो आपसे जबरदस्ती कबूल अगर करवा रहा तो मतलब वो चीजें गलत हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये जो काठी कालू ओघड़ थे, इन्होंने क्या कहा भैया ये अक्यूज थे। क्या थे ये अक्यूज थे। अक्यूज मतलब अभियुक्त थे। और इन्होंने कहा कि मेरे फिंगरप्रिंट लिए गए। क्या लिए गए? मेरे फिंगरप्रिंट लिए गए, मतलब मैं चुप था,
अच्छा तुम चुप थे, हाँ ये कह रहे हैं मैं चुप था, लेकिन माय लॉर्ड इन्होंने मेरा पूरा क्या कर लिया, हाथ पकड़ के मेरा पूरा का पूरा क्या ले लिए लोग, फिंगरप्रिंट ले लिए। अब बताओ, जबकि मुझे चुप रहने का अधिकार है। आर्टिकल 20 कहता है कि भैया आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन से आपको बचाता है, कि मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता। और ये लोग कैसे मेरा फिंगरप्रिंट ले लिए, तो भैया कोर्ट कहती है बाबू तुम तो सही हो, समझ गए, लेकिन मेरी भी एक बात सुनो। अब कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है मेरे लल्ला, अरे मेरे लल्ला सुनो, ये जो फिंगरप्रिंट होता है ना, फिंगरप्रिंट, ये फिंगरप्रिंट जो होता है ये बाबू सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आता है। तब हम फंस गए। हाँ बाबू तुम फंस चुके हो, पूरी की पूरी तरीके से तुम फंस चुके हो। एक मिनट, समझ गए। तो फिंगरप्रिंट जो होता है वो क्या नहीं होता है, तो हम कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होता है। तो सर ब्लड सैंपल होता है, तो उसमें बताया गया कि ब्लड सैंपल भी क्या नहीं है, तो हम कहेंगे भैया ब्लड सैंपल भी आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आता है, ब्लड सैंपल भी आपका किया जा सकता है। सर डीएनए टेस्ट, हाँ डीएनए टेस्ट भी आपका किया जा सकता है। इन सब चीजों पे आप बोल नहीं सकते हो, समझ गए। अगर आपका डीएनए टेस्ट हो रहा है, नॉर्को टेस्ट हो रहा है, ये सब चीजें क्या होती हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नॉर्को टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट होंगे, ये जो टेस्ट हो रहे हैं ये सब सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये अपने दिमाग में पहले बढ़िया से घोर लेना, समझ गए। अगर मान लो कि ब्रेन टेस्ट हो रहा है, तो बताओ ब्रेन टेस्ट होगा इसमें कि नहीं, हम कहेंगे नो नो नो, ये भी नहीं आएगा, समझ गए। कहने का मतलब मेरा ये है जितने भी फिजिकल टेस्ट होते होंगे, समझ गए, फिजिकल टेस्ट को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। किसमें नहीं काउंट किया जाता है, तो हम कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन में, समझ गए। अगर ये सब सारी चीजें इसमें काउंट नहीं की जाती हैं, तो इसका मतलब अब हम यहीं पर कहेंगे कि भैया राम नाम सत्य, आर्टिकल 20, समझ गए। आर्टिकल 20 में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आए, तो आप बताएंगे, समझ गए। तो याद रखे रहना, फिंगरप्रिंट, ब्लड सैंपल, ब्रेन टेस्ट और ये सब डीएनए, नार्को टेस्ट, ये सब से आपको आर्टिकल 20(3) बचा नहीं पाएगा। इसलिए बच के रहना, अपराध नहीं करने हैं, समझ गए। बढ़िया से एक अच्छा इंसान बन के रहो, लेकिन अपने अधिकारों को जानो। अगर अपने अधिकारों को नहीं जानोगे तो भैया आपका शोषण जरूर होगा। थोड़ा समझदार बनो, थोड़ा बढ़िया बनो, अच्छा इंसान बनो, ताकि हर चीज में आपको क्या हो, वैल्यू समझ में आए, हर जगह गंवार ना बनो, ठीक ठीक ना। और थोड़ी आप क्या करिएगा, यूट्यूबरों से बच के रहिएगा। अच्छा कुछ लोग हैं देखो ऐसे जाके पीडीएफ पढ़ते हैं, पीडीएफ 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 पीडीएफ, समझ गए। जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, टीचर उचर, क्या करते हैं, ऐसे पीडीएफ बना के लाते हैं, आपको ऐसे पाई पार पार के, लाइन पार पार के आपको पढ़ाते हैं। अरे मेरे गधों, ऐसा मत पढ़िएगा। ऐसा अगर आप पढ़ोगे तो याद रखिएगा, ना आपके दिमाग में कोई बात जाएगी, ना कुछ और चीजें जाएंगी। ऐसे पढ़ो, समझ गए। जब तक अगर आप मैनुअल नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीजें आएंगी नहीं। मैनुअल पढ़ने के कई फायदे होते हैं, याद रखे रहना। जैसे पहले जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, छोटे बच्चे का मतलब जब हम 2, 3 में, 4 में, 5 में पढ़ते थे, तो वहां पर जो हमारे गुरुजी हुआ करते थे वो बोर्ड पे लिखते थे, तो हम लोग उनके साथ लिखते थे, पढ़ते थे, इसलिए हमें सारी चीजें लंबे समय तक याद रहती थी। और यहाँ चीजें आज के समय में क्या हो गई हैं, पीडीएफ के चक्कर में, वो भी पीडीएफ ऐसे पॉज करते हैं तब जाके चीजों को लिखते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आप सोचो, ऐसा ना करो, बढ़िया आप पढ़ो, समझ गए। इससे अच्छा आप किताब पढ़ लो, ठीक ना। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।